जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेस्टेड पर। दोस्तों आज आइए हम लोग देखते हैं पेट के सिलेबस के अनुसार तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश को। खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से 1320 ईस्वी तक था। निम्न बात यह है कि ये सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश है, यानी सबसे कम शासन किसने किया है? खिलजी वंश। क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली सल्तनत पर सर्वाधिक शासन किस वंश का था? तो सर्वाधिक पूछेगा तो आ जाएगा आपका तुगलक वंश। अगर पूछेगा सबसे कम शासन किसने किया है तो हो जाएगा खिलजी वंश। इसी के साथ साथ एक पॉइंट और याद रखिएगा कि ये जो खिलजी वंश थे निम्न कबीले से आए हुए थे। खिलजी वंश की स्थापना की बात कर ली जाए कि खिलजी वंश की स्थापना किसने किया था, तो खिलजी वंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इनका कार्यकाल बहुत ही छोटा था, लगभग 1290 से लेकर 1296 ईस्वी तक इनका शासन काल रहा। नेक्स्ट पॉइंट इनके बारे में देखते हैं। यह एक उदारवादी शासक था। उदारवादी शासक का कहने का मतलब ये है कि ये जनता की इच्छाओं के अनुरूप ही शासन करता था। जैसी जनता चाहती थी उसी के अनुरूप चाहता था ये शासन करना। इसने दक्षिण भारत अभियान के लिए अपने भतीजा एवं दामाद, जो भतीजा था वही दामाद भी था, अलाउद्दीन खिलजी को भेजा। क्या नाम था? अलाउद्दीन खिलजी को भेजा। अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत अभियान में अत्यधिक धन कमाया, अत्यधिक धन लूटा। जब अत्यधिक धन लूटा तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने उससे उस धन की मांग की। उस धन की मांग की या लूटे हुए धन का हिसाब मांगा। अलाउद्दीन ने क्या किया? उसकी हत्या कर दी। अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन की हत्या कर दी एवं स्वयं शासक बन गया। ये रहा इनका सबसे छोटा कार्यकाल था। और आइए देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। हम उन्हीं बिंदुओं को देख रहे हैं जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। कहानी हम नहीं पढ़ रहे हैं। जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमको लगेगा कि हाँ एग्जाम में आने वाले हैं तो उनको ज़रूर डिस्कस किया जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल था 1296 ईस्वी से लेकर 1316 ईस्वी तक। इसका बचपन का नाम था अली गुरशक। इसके प्रमुख सेनापति की बात की जाए, इसके प्रमुख सेनापति में 4 लोगों को रखा जाता है। पहला था जफर खां, दूसरा था नुसरत खां, तीसरा था उलुग खां और चौथा था मलिक कफूर। ये मलिक कफूर को दक्षिण भारत अभियान के दौरान खरीदा था 1000 दिनार में, इसीलिए इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। 1000 दिनारी भी कहा जाता है। यह अपने सेनापतियों की तुलना पैगंबर के खलीफा से करता था, यानी ये अपने जो भी सेनापति थे चारों, इनकी तुलना पैगंबर के खलीफा से करता था। इससे क्वेश्चन ये बन सकता है कि मलिक कफूर किसका सेनापति था, या इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। यह क्वेश्चन पूछ सकता है 1000 दिनारी किसको कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मलिक कफूर। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, दे देगा कि अलाउद्दीन के 4 सेनापतियों में से कौन उसका सेनापति नहीं था। ऑप्शन में दे देगा जफर खान, नुसरत खां, उलुग खां, मलिक कफूर। इनके अलावा जो भी रहेगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसके समय में 4 कर लगाए गए थे, 4 टैक्सेस 4 लगाए गए थे, जिनमें सबसे पहला टैक्स था जजिया कर। जजिया कर जो होता था वो गैर मुसलमान समाज से लिया जाता था, यानी जो भी गैर मुस्लिम थे उन पर जजिया कर लगता था। और ये जजिया कर है जो ब्राह्मणों पर छूट रहता था, यानी ब्राह्मणों से जजिया कर नहीं वसूला जाता था। ज़कात दूसरा कर है, ज़कात जो मुसलमानों के आय पर लिया जाता था। तीसरा कर था खैरात, ये मुसलमानों की भूमि पर लिया जाता था। खैरात कर मुसलमानों की भूमि पर लिया जाता था। अखुम्स नामक कर सैनिकों द्वारा लूटे गए धन पर लिया जाता था। ये 4 प्रकार के कर थे, 4 प्रकार के इंपॉर्टेंट कर हैं। इसमें एक कर और था जिसका नाम था घरी नामक कर, जो मकानों पर वसूला जाता था। यही टोटल 5 प्रकार के कर थे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जजिया कर। काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछता है कि जजिया कर किससे से लिया जाता है, किसने लगाया। उसके बाद पूछ लेगा खुम्स नामक कर किससे लिया जाता था, तो जो सैनिक युद्ध में धन को लूटते थे उन पर यह टैक्स लगता था, खुम्स नामक कर। नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में देख लेते हैं।
इसके विभाग, खिलजी वंश के क्या प्रमुख विभाग थे, उन प्रमुख ज़्यादा नहीं देखेंगे, जो भी प्रमुख विभाग थे उन बिंदुओं को हम डिस्कस करेंगे जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो। पहला देखते हैं दीवानी खारिज। जो दीवानी खारिज होते थे उस सैन्य विभाग की पूरी जिम्मेदारी लेते रहते हैं, यानी सैन्य विभाग से कोई भी समस्या आती है या कोई भी प्रॉब्लम रहे थे उसे सॉल्व करने का काम दीवानी खारिज का होता था। दीवानी इंसा यह शाही आदेशों का पालन करवाने वाला था, यानी ये जो विभाग था दीवानी इंसा, जो शाही आदेश आते थे, राजा के आदेश आते थे, उनका पालन करवाना इसका दायित्व था। तीसरा था दीवाने वजारत या विसारत। यह प्रधानमंत्री का पद होता था। जो प्रधानमंत्री का पद होता था यह वजीर के हाथों में होता था, यानी वजीर को ही प्रधानमंत्री कहा जाता था। यानी जो भी प्रधानमंत्री के समय, प्रधानमंत्री का देख लीजिए देश में क्या कार्यकाल है, तो वही सेम उस समय होता था वजीर का कार्यकाल। एक चौथा था दीवानी रियासत। यह बाजार नियंत्रण पर रखता था, जो भी बाजार पर नियंत्रण रखने का काम करता था दीवानी रियासत करता था। ये रहे इसके 4 प्रमुख विभाग। नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में देखते हैं। अलाउद्दीन सिकंदर की तरह ही विश्व विजय का अभियान चलाया, यानी ये विश्व को जीतना चाहता था, इसीलिए इसे द्वितीय सिकंदर या सिकंदर शानी कहा जाता था। द्वितीय सिकंदर या सिकंदर शानी कहा जाता था। तो क्वेश्चन पूछता है कि सिकंदर शानी किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, इसने खलीफा के पद को मान्यता प्रदान किया, मतलब जो खलीफा के पद को मान्यता प्रदान किया था, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में देखते हैं। इसने कुतुब मीनार के प्रतिद्वंदी मीनार के रूप में अलाई मीनार बनवाया। पूछता है कि अलाई मीनार का निर्माण किसने करवाया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। लेकिन ये मीनार बन नहीं पाया। कारण ये था कि बहुत छोटा हो गया था और टेढ़ा भी हो गया था, तो इंजीनियरों की लापरवाही से बहुत खराब हो गया, इसकी वजह से बन नहीं पाया था पूर्व पर। नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में था, इसने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के प्रवेश द्वार के रूप में अलाई दरबार नामक गेट बनवाया। तो ये जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद थी, इसका निर्माण तो करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस मस्जिद को बनवाया था, लेकिन उसके बाहर जो गेट लगा था वो क्या बोलते उसको, कुतुबुल इस्लाम मस्जिद के पास अलाई दरबार, तो उसका निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मूल्य नियंत्रण के लिए बाजार प्रणाली लागू किया था, यानी जो बाजार में मूल्य को नियंत्रण रखने के लिए बाजार प्रणाली एक सिस्टम लागू किया था। एक काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा कि बाजार प्रणाली किसने लागू किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। क्यों लागू किया था? मूल्य को नियंत्रण करने के लिए। उसके साथ साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भी लागू किया। नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में है कि ये घोड़े को दागने एवं मतलब घोड़े को दागने का ये सेंस है कि घोड़े की पहचान के लिए घोड़े को दाग देता था, एवं सैनिकों की पहचान के लिए उनका हुलिया लिखता था। सैनिकों को, यानी कह सकते हैं घोड़े दागने एवं सैनिकों की हुलिया लिखने की परंपरा का प्रचलन अलाउद्दीन खिलजी ने किया। इसने अस्थायी गुप्तचर विभाग की स्थापना की। जो भी पहले गुप्तचर विभाग थे अस्थायी थे, तो उसने क्या किया, अस्थायी गुप्तचर विभाग की स्थापना कर दिया। इसने एक काम और किया था, इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम था कि जो खालसा भूमि थी, जो दान में दी गई भूमि थी, उसे खालसा भूमि में, यानी खालसा भूमि का आशय होता है सरकारी भूमि में, सरकारी भूमि में परिवर्तित कर दिया। जितनी भी दान में दी गई थी भूमि, उनको क्या किया, सरकारी खजाने में ऐड कर दिया। इसी के अनुसार जब इसने निजामुद्दीन औलिया से भूमि का हिसाब मांगा, तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि हुजूर मेरे घर में 10 दरवाजे हैं, यानी इसका सेंस ये जाता था कि ये भूमि का हिसाब देने से मना कर दिया साफ साफ कि मेरे घर में 10 दरवाजे, हम किसी भी दरवाजे से निकल जाएंगे। इसके द्वारा एक और इम्पॉर्टेंट काम किया गया था, इसने नशा एवं अमीरों को मिलने तथा छोटे त्योहारों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया, यानी नशा आप नहीं कर सकते थे। इसके साथ साथ अमीरों के मिलने तथा छोटे त्योहारों पर प्रतिबंध लगा, चूँकि पैसे का खर्च कोई नियंत्रित किया। नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में देखते हैं, सैन्य अभियान इसका देख लेते हैं। अलाउद्दीन ने व्यापार के लिए समुद्री मार्ग पर ध्यान दिया और इसी उद्देश्य से 1297 ईस्वी में नुसरत खां के नेतृत्व में, नुसरत खां इसका एक सेनापति था, के नेतृत्व में गुजरात अभियान किया और वहाँ के शासक
कर्णदेव को पराजित कर दिया। कर्णदेव को पराजित करने के बाद वहीं इसे मलिक काफूर नामक एक हिजड़ा मिला, जिसका वास्तविक नाम था चंद्रराम नामक हिजड़ा, जिसे 1000 दिनार में खरीदा था। और उसके बाद इसे 1000 दिनार में खरीदने की वजह से मालिक काफूर को कहते हैं 1000 दिनारी। 1000 दिनारी। नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में देखते हैं कि इसने 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन ने रणथंबोर अभियान किया और रणथंबोर को जीत लिया। उसके जस्ट बाद यानी 1303 ईस्वी में चित्तौड़ अभियान किया और चित्तौड़ को भी जीत लिया। चित्तौड़ के उस समय राजा थे राजा रतन सिंह। राजा रतन सिंह को पराजित किया। चित्तौड़ अभियान करने का इसका मेन उद्देश्य था रानी पद्मावती को हासिल करना, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसने राजा रतन सिंह को जैसे ही मार दिया, वैसे ही वहाँ की महिलाओं एवं रानी जाकर जौहर कर ली। जौहर का आशय है कि एक साथ सभी महिलाएं, जो राजपूत महिलाएं होती थीं, एक अग्निकुंड होता था, उसमें सभी महिलाएं एक साथ कूद जाती थी और स्वयं जलकर राख हो जाती थी। उसे ही जौहर कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में देखते हैं। अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत अभियान इसका मेन उद्देश्य था धन को लूटना। इसीलिए दक्षिण भारत अभियान किया कि इसका उद्देश्य था धन को लूटना। इसकी जिम्मेदारी दिया था मलिक काफूर। ठीक, मलिक काफूर ने 1307 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव जो थे यादव वंश के संस्थापक थे, यादव वंश के शासक थे, को पराजित किया। और रामचंद्र देव की वीरता को देखकर उसने अलाउद्दीन खिलजी को यह बताया कि रामचंद्र देव की वीरता को बताया। अलाउद्दीन खिलजी ने उसी वक्त रामचंद्र देव को गुजरात के नवसारी का जागीरदार बना दिया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 1309 ईस्वी में इसने वारंगल अभियान किया। वारंगल पर युद्ध के लिए गया। तो वारंगल के जो शासक थे प्रताप रुद्र देव ने युद्ध ही नहीं किया और स्वयं अधीनता स्वीकार के लिए अपनी मूर्ति को एक सोने की शिकड़ से लपेटकर इसके साथ कोहिनूर हीरा को अलाउद्दीन खिलजी को सौंप दिया, यानी उसकी अधीनता को स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में देखते हैं। 1310 ईस्वी में मालिक काफूर ने होयसल वंश पर आक्रमण किया, परंतु उसकी राजधानी द्वार समुद्रम को नहीं जीत पाया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि होयसल वंश की राजधानी क्या है? द्वार समुद्रम। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि अलाउद्दीन ने किस वंश की राजधानी को नहीं जीत पाया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्रम को नहीं जीत पाया था। 1311 ईस्वी में से पांडव वंश की राजधानी मदुरई को जीत लिया। 1311 ईस्वी में से पांडव वंश की राजधानी मदुरई को जीता, परंतु द्वार समुद्रम को नहीं जीत पाया था। द्वार समुद्रम जो था होयसल वंश की राजधानी थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अलाउद्दीन के समय में मंगोलों तथा दिल्ली सल्तनत के बीच सिंधु नदी को सीमा बनाया गया था। यानी जब अलाउद्दीन का शासनकाल था उस समय मंगोलों का आक्रमण बहुत ज़्यादा रहता था। इस मंगोलों के आक्रमण की वजह से जो उत्तरी सीमा थी काफ़ी असुरक्षित थी, और इसी में इस मंगोलों के आक्रमण के समय ही इसका एक सेनापति जिसका नाम था नुसरत खां, वो मारा गया। नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में देखते हैं कि जो अलाउद्दीन के समय मंगोलों का तो यह सल्तनत काल का पहला शासक था जिसने भूमि पैमाइश करवाई, उसी आधार पर टैक्स लगाया। यानी अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा शासक था जिसने भूमि की पैमाइश करवाई। अब भूमि पैमाइश के आधार पर ही टैक्स का निर्धारण किया। इसके समय जो उर्वरक भूमि थी उस पर 50% का टैक्स होता था। इस पॉइंट को याद रखिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यह है कि इसकी जो मृत्यु हुई थी अलाउद्दीन खिलजी की, तो इसकी मृत्यु लगभग 1316 ईस्वी में हो गई थी। इसकी मृत्यु के बाद अगला इसका जो शासक आया, अगला इसका उत्तराधिकारी आया, उसका नाम था
कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी का शासनकाल जो देखा जाए 1316 ईस्वी से लेके 1320 ईस्वी तक था। देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो देख लेते हैं। इसने खलीफा के पद को मान्यता नहीं दी, यानी जो खलीफा के पद को मान्यता अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था उस मान्यता को इसने समाप्त कर दिया। इसके बारे में कहा जाता है बहुत ही मंदबुद्धि का शासक था। मंदबुद्धि का शासक इसलिए कहा जाता था क्योंकि कभी कभी जो सभाएं होती थी उसमें महिलाओं का वस्त्र धारण करके चला आता था, या कभी कभी ऐसा भी हो जाता था कि यह निर्वस्त्र हो जाता था, बिना वस्त्र के ही सभा में चला आता था। इसी वजह से जो खुसरो खां ने इसकी हत्या कर दी। अब खुसरो खां जब इसकी हत्या कर दिए तो स्वयं शासक बन गए, परंतु इन्हीं के एक सेनापति जिसका नाम था गाजी मलिक का ही नाम गयासुद्दीन तुगलक है। गाजी मलिक ने खुसरो खां की हत्या कर दी। अब खुसरो खां की हत्या करते ही इस वंश का समापन हो गया, मतलब ये वंश पूर्णतः समाप्त हो गया। अब गाजी मलिक जो आएगा यानी गयासुद्दीन तुगलक, तो एक नए वंश की स्थापना करेगा जिसका नाम रहेगा तुगलक वंश। और उसी तुगलक वंश की हम बात कर रहे हैं कि जो सबसे अधिक तक शासन, सबसे लंबा शासन दिल्ली सल्तनत पे इन्हीं तुगलक वंशों का था। तो ये रहे सभी पॉइंट जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा, वीडियो देखिएगा, अच्छा लगेगा तो नीचे कमेंट लिखिएगा और कमेंट में जो भी कमी रहेगी उसे आप लोग बताइएगा। अगले पॉइंट आप किस टॉपिक पर स्पेशली वीडियो चाहते हैं उसे भी पिन कीजिएगा और उस पर हम वीडियो बनाकर आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू क्लास।